So hello class 9th, welcome to Zenith Guru Institute. This is शिखर खरे. सो गाइज आज हम लोग अपने साउंड वाला जो चैप्टर था हम लोगों का उसमें आगे प्रोसीड करेंगे. ठीक है, तो पिछले कुछ लेक्चर्स में यानी कि लेक्चर नंबर 5 तक हम लोगों ने जो है अपने इंटेक्स क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था. बट उसके आगे हम लोग जो और इंटेक्स क्वेश्चन या जो भी एग्जाम्पल्स बचते हैं उनको भी आज हम लोग कंप्लीट करके अपना इंटेक्स क्वेश्चन और एग्जाम्पल वाला पोर्शन पूरा करते हैं. ठीक है, ताकि हम लोग नेक्स्ट सेशन में अपना जो है एक्सरसाइज क्वेश्चंस पे पूरे तरह से आ सकें. ठीक है, सो गाइज अब ये चैप्टर हम लोगों का ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है. थ्योरी पोर्शन हम लोग ने पढ़ लिया था और अब बाकी जो इंटेक्स क्वेश्चंस थे वो हम लोगों ने कर लिए थे. ठीक है, तो आज के सेशन में जितना अब हम लोगों के जो इंटेक्स क्वेश्चन और एग्जाम्पल्स बचे हैं उसमें हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे. ठीक है, सो गाइज आई होप सो आप लोगों को लेक्चर नंबर 5 तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी. और जो स्टूडेंट्स नए हैं तो स्टूडेंट्स आप बेटा ज़रूर जा कर के लेक्चर नंबर 5 देखिए. ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसे बीच से पढ़ेंगे तो वो आपको सीक्वेंस नहीं समझ में आएगा. ठीक है, तो बाकी के सारे प्रीवियस लेक्चर्स ज़रूर देखिए ताकि आपको सारी चीज़ें वन बाय वन चीज़ें कनेक्टेड होती जाएं और आप लोगों को याद होता जाए. ठीक है, चलिए तो गाइज स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. ठीक है, बहुत आराम से क्वेश्चंस को करेंगे ताकि आप लोगों को एक एक चीज़ समझ में आए और ज़्यादा भी और कोई चीज़ ऐसा ना हो कि आपकी रह जाए या कोई डाउट आपके दिमाग में रह जाए. और इफ़ एनी डाउट अगर आपके दिमाग में कुछ आता है या कुछ भी है तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं. ठीक है, चलिए ओके. सो गाइज लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर. तो वी आर ऑन लेक्चर नंबर 6. यस, so guys in our previous lecture और इन द प्रीवियस क्लास हम लोगों ने यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 तक ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था. ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम लोग क्या करते हैं, इससे आगे देखते हैं और हम लोग के जो आगे के क्वेश्चंस हैं उसको कंप्लीट करते हैं. सो ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, इंटेक्स क्वेश्चन. यस, ओके. सो तो अगर हम क्वेश्चंस देखें बच्चे तो ये क्वेश्चन हमारा क्या है बेटा, ये क्वेश्चन हमारा डिस्टिंग्विश बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड. क्या बोल रहा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी. ठीक है, ओके. तो अब देखो इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड का क्या मतलब होता है. ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड का क्या मतलब होता है. देखो बेटा अगर मैं इंटेंसिटी की बात करूँ तो इंटेंसिटी इज बेसिकली सम मेजरेबल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी, सम मेजरेबल अमाउंट ऑफ दैट ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात. अगर मैं इसकी बात करूँ इंटेंसिटी की तो क्या मतलब होता है ये समझ में आया. अब यहाँ पे बोल रहा है इंटेंसिटी ऑफ साउंड की बात कर रहा है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड की बात कर रहा है. तो यहाँ पे अपन इंटेंसिटी ऑफ साउंड यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या लिखा जा सकता है बेटा, द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी, द अमाउंट of sound energy passes through some area. The amount of sound energy passes through and passes through some area. ठीक है, द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी passes थ्रू सम एरिया. ठीक है, तो ये चीज हमारी इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहलाएगा. ये चीज हमारा क्या कहलाएगा बच्चे, इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहलाएगा, इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहलाएगा. यहां तक समझ में आ गया. ठीक है, इज दैट क्लियर नाउ. अब अगर हम लोग बात करते हैं लाउडनेस की, तो अब यहाँ पे लाउडनेस देखो ये बताया था
कि लाउडनेस क्या होता है, इज डिफाइंड एज एन एम्पलीट्यूड। ठीक है, यहाँ पे अब देखो ये क्यों बोला जाता है कि इज डिफाइंड एज एन एम्पलीट्यूड, क्योंकि देखो क्या होता है कि जितना ज़्यादा देखो लाउडनेस जो है ये एक तरह का इफेक्ट है, और ये आता किससे है, ये आता है एम्पलीट्यूड के तहत। समझ में आ रही है मेरी बात? तो जितना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, तो अगर जितना ज़्यादा, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे लाउडनेस की, यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ लाउडनेस की बात करता हूँ, तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एम्पलीट्यूड। तो अब ये एम्पलीट्यूड बेटा जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा आवाज़ में लाउडनेस होगी। ठीक है, और जितना कम होगा उतना यहाँ पे कम लाउडनेस होगी। इज़ दैट क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? चलिए, ये क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, अब आते हैं इस क्वेश्चन में। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है बच्चे कि इन विच ऑफ द थ्री मीडिया, दैट इज एयर, वाटर एंड आयरन, डज साउंड ट्रैवल द फास्टेस्ट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, राइट? अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चे, तो आपको यहाँ पे थ्री स्टेट ऑफ मैटर दिया हुआ है, थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये कैसे है, यहाँ पे देखो पहला है एयर, ठीक है, विच इज़ इन द गैसियस स्टेट। फिर यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है, वाटर के बारे में बोल रहा है जो कि लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपसे बोल रहा है आयरन जो कि सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, और जैसा कि मैंने लेक्चर्स में आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो साउंड है वो सॉलिड्स में फास्ट ट्रैवल करती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है इसका भी रीज़न आपको पता है बच्चे, क्योंकि साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच नीड्स मटेरियल मीडियम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, देखो अगर मैं सॉलिड की बात करूँ, लिक्विड की बात करूँ और गैस की बात करूँ, तो यहाँ पे इनके पार्टिकल्स कैसे कैसे होते हैं। देखिए सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत नज़दीक नज़दीक होते हैं। ठीक है, यहाँ तक बहुत नज़दीक नज़दीक होते हैं। लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े से दूर दूर होते हैं। ठीक है, और गैस के और दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अगर एनर्जी प्रोपोगेशन या एनर्जी ट्रांसमिशन देखा जाए बच्चे, तो वो आप खुद बताओ कि किस में सबसे ज़्यादा होगा, वो सॉलिड में होगा, लिक्विड में होगा या गैस में होगा? तो ऑब्वियस सी बात है बेटा सॉलिड में होगा, क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं ये बहुत बगल बगल हैं और बहुत नज़दीक नज़दीक हैं। तो यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफ़र अमंग द पार्टिकल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल यहाँ पे ज़्यादा ईजी होगा। ठीक है, अब अगर मान के चलिए इस पार्टिकल को हम डिस्टर्ब करते हैं और ये टू एंड फ्रो मोशन करता है, तो इस टू एंड फ्रो मोशन की जो एनर्जी है वो इस पार्टिकल में जाएगी, ईजिली चली जाएगी, फिर ये मोशन करना शुरू कर देगा, फिर ये मोशन करेगा, फिर ऐसे करते करते पूरे सारे जितने पार्टिकल्स हैं वो मोशन में ईजिली आ जाएंगे, वो भी विद इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं लिक्विड की, तो अब ये देखिए क्योंकि यहाँ पे बीच में गैपिंग आ जा रही है पार्टिकल्स के बीच में, जिसकी वजह से एनर्जी ट्रांसमिशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। और सेम यही प्रॉब्लम यहाँ गैस में है। लेकिन लिक्विड में ये था कि पार्टिकल्स फिर भी एज कम्पेयर टू गैस थोड़े नज़दीक थे, जहाँ पे एनर्जी पॉसिबिलिटी, एनर्जी की ट्रांसमिशन फिर भी थोड़ी सी ज़्यादा थी एनर्जी ट्रांसमिशन की। बट गैस में ये चीज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा दूर हैं। ठीक है, बट फिर भी
लिक्विड के कंपैरिजन यहाँ अगर गैस के कंपैरिजन देखें तो लिक्विड में फिर भी इजीली एनर्जी ट्रांसमिशन है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आपसे अगर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि किसमें सबसे ज़्यादा ट्रैवल कर रही है, तो आप यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे, सॉलिड में, ठीक है। और सॉलिड में क्या दिखा हुआ है, आयरन, ठीक है। तो यस, तो आयरन की अगर हम बात करें तो एट अ गिवन टेम्परेचर साउंड ट्रैवल फास्टेस्ट इन आयरन, ठीक है। तो अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान के चलिए कोई आयरन की एक रॉड है जो कि लगभग मान के चलिए अगर 1 किलोमीटर की रॉड है या 2 किलोमीटर की रॉड है, मान के चलिए बहुत एक लंबी लेंथ की है, और एक एंड पे साउंड क्रिएट करने वाला है, यहाँ पे एक रिसीवर है, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर यहाँ पे ये जो सोर्स है अगर ये यहाँ पे इसको हिट करता है तो विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इस रिसीवर के पास यहाँ पे साउंड ट्रैवल कर जाएगी, ठीक है। क्योंकि आपको पता है इसके पीछे का क्या रीज़न है, पीछे का रीज़न है इसके पार्टिकल्स, ठीक है। एनर्जी ट्रांसमिशन सॉलिड में जो कि सबसे फास्ट होता है। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चे, ठीक है। चलिए, तो आई होप सो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को बेटा क्लियर हो गया होगा, राइट। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ चलो, यस, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, जस्ट लेट मी इंक्रीज द साइज। यस, फाइन। अब देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ इको इज हर्ड इन 3 seconds. What is the distance of the reflecting surface from the source given that the speed of sound is 342 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देखो, ऐसे क्वेश्चंस पे बच्चे हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस में कौन सा कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है, बट फिर भी एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस में कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है। देखो, एक बार ये समझना कि अगर यहाँ पे कोई बेटा क्लिफ है, अगर कोई यहाँ पे क्लिफ है और यहाँ पे है सोर्स, अगर यहाँ पे कोई सोर्स है, तो अब आपको पता है इको क्या होती है, ठीक है। अब जब ये अब मान के चलिए सोर्स से कोई वेव निकल रही है, ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक आती है x डिस्टेंस को ट्रैवल करके, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक x डिस्टेंस को ट्रैवल करके आती है, और उसके बाद जब ये यहाँ से रिफ्लेक्ट करके ये वापस से सोर्स के पास पहुँचती है, तब इस चीज़ को हम लोग इको कहते हैं, ठीक है। तो अगर ये x डिस्टेंस इधर चली है और फिर x इधर चली है, तो जितना नीचे ट्रैवल किया था उतना ही उधर ट्रैवल करेगा। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस बेटा कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दिस विल बी 2x, ठीक है। टोटल डिस्टेंस बेटा कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी, ठीक। ओके, तो अब यहाँ पे कह रहा है कि इको इज हर्ड 3 सेकेंड, यानी कि इको सुनने का टाइम, यानी कि अगर मैं टाइम की बात करूँ तो ये टाइम इसने कितना लिया था, 3 सेकेंड का टाइम लिया था, ठीक है। और वेलोसिटी यहाँ पे बच्चे आपको कितनी मेंशन है, 342 मीटर पर सेकेंड ये मेंशन है, टाइम ये मेंशन है। आपसे पूछ रहा है कि डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम द सोर्स, यानी कि आपसे बेटा ये 2x की बात नहीं कर रहा है, आपसे ये सिर्फ और सिर्फ x की बात कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस चीज को ध्यान दो। मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था कि v इज इक्वल्स टू 2x बाई टी, ठीक है। जहाँ पे ये जो 2x है ये टोटल डिस्टेंस होती है, ठीक है। ये टाइम उसका ये टाइम होता है जब वो उसको साउंड सुनाई देती है, उसके बाद ये होता है हमारा वेलोसिटी।
तो यहाँ पे अगर हम वेलोसिटी की बात करें या 2x को इधर रखें तो ये कुछ फॉर्मूला इस टाइप से बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ डिस्टेंस एक तरफ की निकालनी है, तो ये हम लोग x इज इक्वल्स टू 342 इंटू 3/2 कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर इसको यहाँ पे हम लोग क्लियर करते हैं कि आंसर यहाँ पे कितना आएगा। तो आंसर विल बी यस, तो 315 यस, तो इतने मीटर्स जो है आपका आंसर आ जाएगा। सो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द इको साउंड इज 513 मीटर्स, ठीक है। होप सो बेटा यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, क्वेश्चन क्लियर है। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, सिर्फ ये एक फॉर्मूले से आपका सवाल हो गया था, ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कस किया हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी हम लोगों ने देखा था। तो होप सो यहाँ तक बेटा आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यस जहाँ तक मुझे याद है कि ये वाला एग्जाम्पल हम लोगों ने पहले ही कर लिया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यप, why are the ceilings of the concert hall has curved? Yes, why are the ceilings of concert halls curved? अभी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो कॉन्सर्ट हॉल होते हैं इनकी जो सीलिंग होती है वो कर्व क्यों होती है, किस वजह से कर्व होती है। तो देखिए बेटा यहाँ पे आपको हमने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, अगर आप ये चीज़ देख पाइए तो यहाँ पे मेंशन भी था, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी मार्क भी कराया हुआ है। बट इट्स ओके, अगर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, हम लोग यहीं पे कर लेते हैं। अब देखो जो सीलिंग्स होती हैं वो कर्व्ड क्यों होती हैं, इसके पीछे का रीज़न समझो, ताकि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साउंड हो जाए, क्लियर है। ताकि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साउंड हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर यहाँ पे देखो आप, तो अगर ये कॉन्सर्ट रूम है तो ये कुछ ऐसा रखा जाएगा, ठीक है। ताकि यहाँ अगर मान के चलिए यहाँ से साउंड वेव्स निकल रही हैं ऐसे, तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपर सारी डायमेंशंस में हो जाए, या सारी डायरेक्शंस में प्रॉपर साउंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ठीक है। तो आपको समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। तो इसका यूज़ क्यों किया जाता है, ठीक है। टू एक सेकेंड, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, अगर ये क्वेश्चन है आपका वाई आर द सीलिंग्स ऑफ अ कॉन्सर्ट हॉल कर्व, बिकॉज ऑफ प्रॉपर एंड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साउंड इन ऑल डायरेक्शंस। क्लियर है, ठीक है बच्चे, यहां तक समझ में आ गया। यस, यहां तक क्लियर है बेटा, ठीक है। होप सो आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है। अब इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द ऑडिबल रेंज ऑफ एवरेज ह्यूमन ईयर। देखो यहाँ पे जो एवरेज रेंज होती है ह्यूमंस की, वो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। ठीक है, अगर आप इससे ऊपर कोई फ्रीक्वेंसी लेते हो, ठीक है, तो ये नॉन ऑडिबल हो जाती है। ठीक है, यहां तक ये जो रेंज यहां मेंशन है, ये है रेंज ऑफ हेयरिंग फॉर ह्यूमंस, और इनसे प्लस अगर करते हो तो यहाँ पे ये आपको नहीं सुनाई देंगी। इज दैट क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, ये भी एक बहुत सिंपल क्वेश्चन था बेटा, जब हम लोग इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक पढ़ रहे थे, ये उसी केस में यहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लियर है? ओके, just let's move to the next question. यस, अब ये क्वेश्चन क्या है, देखो ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा कि व्हाट इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज एसोसिएटेड विद इंफ्रासाउंड एंड अल्ट्रासाउंड। अच्छा ठीक है, अगर आपने लेक्चर ध्यान से सुना था मेरा, मैंने उसमें एक रेंज बनवाई थी। चलिए उस रेंज को फिर से मैं यहाँ पे बना देता हूँ आपके लिए। ठीक है, ट्वेंटी हर्ट्ज एंड 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था कि ये 20 से 20,000 हर्ट्ज जो रेंज है, ये ऑडिबल रेंज है। ठीक है, ये ऑडिबल रेंज है। अगर इस 20 से अगर इस 20 से आप प्लस में जाते हो, इधर की तरफ जाते हो, तो दिस विल बी अल्ट्रासाउंड। ठीक है, और इससे आप अगर पीछे आते हो तो ये क्या है, इंफ्रासाउंड है। यहां पे समझ में आ गया? तो इसकी रेंज आप क्या लिखेंगे, क्लियर है आपको? समझ गए? ठीक है, तो इसके लिए दिस विल बी 20 हर्ट्ज, एंड इसके लिए दिस विल बी 20,000 हर्ट्ज। प्लस कर देना यहाँ पे। ठीक है, इस डायरेक्शन में। यहां तक क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े बेटा। ओके, चलिए, तो होप सो आप लोगों को यहां तक ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, ठीक है, चलिए, तो यहां तक हम लोगों ने देखा। यस, ओके, तो यहां तक गाइज हम लोगों का जो है क्वेश्चन खत्म होता है, हम लोगों का इंटेक्स्ट वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे इंटेक्स्ट क्वेश्चन खत्म होते हैं, और जो हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो इसके बाद शुरू होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं।
ओके ठीक है, तो चलिए एक काम करते हैं, हम लोग इस क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो अब हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, राइट। ओके, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं बेटा, क्या मेंशन है क्वेश्चन नंबर 1। अब आ जाते हैं हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है हमारा, यस, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हाट इज साउंड एंड हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज साउंड एंड हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड, तो इसको देखिए, तो आपको यहाँ पे हम लोगों ने चैप्टर के वेरी स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने ये चीज़ देख ली थी कि साउंड क्या है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ कि साउंड क्या है, तो आपको पता है कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which creates a sensation of hearing। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये जो साउंड के बारे में आपसे पूछा था कि व्हाट इज साउंड, तो इसका आंसर हम लोग साउंड की डेफिनेशन ही लिखेंगे कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच क्रिएट्स अ सेंसेशन ऑफ हेयरिंग। ठीक है, अब इसका एक सवाल ये भी है कि हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड, तो साउंड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशंस। साउंड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय the vibrations in the material medium। क्लियर है? ओके बच्चे, ठीक है, यहां तक समझ में आया। ये सिर्फ एक डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, राइट। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, इसको समझना अच्छे से। अब ये क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हाउ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शंस आर प्रोड्यूस्ड इन एयर नियर अ सोर्स ऑफ साउंड। ठीक है, एक बारी फिर से क्वेश्चन समझना, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम हाउ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शंस आर प्रोड्यूस्ड इन एयर नियर अ सोर्स ऑफ साउंड। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब एक बार चलिए पहले तो डायग्राम बना लेते हैं। यस, मैं एक काम करता हूं, मैं यहां से डायग्राम थोड़ा सा, ओके,
चलिए ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं। अब आपको पता है, अब इस जो क्वेश्चन का आंसर है, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने हम डायग्राम देख रहे हैं कि ये जो भी हमारा डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है ये रहा स्पीकर। ठीक है, अब ये स्पीकर क्या है, हमारा सोर्स ऑफ साउंड है। ठीक, अब अगर आप इधर ध्यान से देखिए तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि यहाँ पे जो ये जो है ये एक साउंड वेव है। ठीक है, ये साउंड वेव है जो कि लॉन्गिट्यूडनल इन जो कि लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर होती है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएगा कि ये जो लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर है यहाँ पे दो चीज़ें ज़रूर फॉर्म होती हैं। ठीक है, वो क्या है, एक है हमारा कंप्रेशन और दूसरा है हमारा रेयरफैक्शन। तो कंप्रेशन में आपको पता है कि यहाँ पे हाई डेंसिटी होती है एंड हाई प्रेशर होता है। यहाँ पे लो डेंसिटी होती है, रेयरफैक्शन में लो डेंसिटी होती है और लो प्रेशर होता है। ठीक है, और ये जो कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन है ये आपस में साइमल्टेनियसली चलते हैं। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे ये कहा जाता है कि यस, अब क्योंकि जो साउंड है बेटा, ठीक है, जो जो साउंड है ये साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है वाइब्रेशन से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक डायग्राम पढ़ा था, किसका, ये हम लोगों ने डायग्राम पढ़ा था ट्यूनिंग फोर्क का। अब यहाँ पे हम लोग जब प्रोडक्शन ऑफ साउंड पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने ये चीज़ वहीं से देखी थी कि जो साउंड वेव्स हैं वो क्या हैं, वो लॉन्गिट्यूडनल है। वो कैसे लॉन्गिट्यूडनल है, क्योंकि जैसे अगर मान के चलिए ये एक ट्यूनिंग फोर्क है और मैं इसको हिट करता हूँ किसी एक पर्टिकुलर रॉड से, इसको हिट करता हूँ तो ये वाइब्रेशन करना स्टार्ट करता है। ठीक है, ये वाइब्रेशन करना स्टार्ट करता है, इस ऐसे ऐसे ये वाइब्रेशन करना स्टार्ट करता है। तो थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा ऐसे, ऐसे ऐसे वाइब्रेशन करना स्टार्ट करता है और यही वाइब्रेशन जो है हमारी साउंड वेव्स होती हैं। ठीक है, और यही वाइब्रेशन जो एनर्जी है बेटा वो पास होती है सोर्स से कहाँ तक, रिसीवर तक। ठीक है, तो सोर्स से रिसीवर तक एनर्जी हमारी पास ऑन होती है और इस वजह से यहाँ पे साउंड ट्रैवल, इस तरह से यहाँ पे साउंड ट्रैवल करती है। ठीक है, और कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन साइमल्टेनियसली यहाँ पे बनते जाते हैं। ठीक है, अब ये जो कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन है ये क्यों बनते हैं यहाँ पे समझना, क्योंकि यहाँ पे जो वाइब्रेशन होती है बेटा ये एक टू एंड फ्रो मोशन होती है, टू एंड फ्रो मोशन होती है। ठीक है, ये टू एंड फ्रो मोशन की वजह से यहाँ पे रेयरफैक्शन और कंप्रेशन एकदम साइमल्टेनियसली होते हैं। ठीक है, तो आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को बच्चे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, यहाँ तक आप लोगों को आंसर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, ओके, नाउ सो व्हाई इज साउंड वेव कॉल्ड अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, ये आपसे पूछता है कि साउंड वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव क्यों है। ऐसा क्वेश्चन बच्चे एक बार हम लोग और काउंटर कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन से। तो देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। ठीक है, पहली बात तो जो साउंड है वो क्या है, वो कैसी एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पे जो साउंड है, पहली बात तो इट नीड्स मटीरियल मीडियम। ठीक है, साउंड को क्या चाहिए, मटेरियल मीडियम चाहिए ट्रैवल होने के लिए। ठीक है,
समझ रहे हो मेरी बात? यहाँ पे जो साउंड है वो क्या है, मटेरियल, उसको मटेरियल मीडियम चाहिए ट्रैवल होने के लिए, ठीक है, यानी कि इट नीड्स मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो फिर क्या है कि ये देखो, ये वाइब्रेशन से फॉर्मेशन होता है इसका। ये कैसे प्रोड्यूस होती हैं, वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती हैं। तो दूसरी चीज़ अगर हम देखें, वो अ, वो वेव्स जिनको मटेरियल मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, इनको हम लोग मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं, ठीक है, इनको हम लोग मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं, ठीक। और ऐसी वेव्स, अब क्योंकि ये वाइब्रेशन के थ्रू बन रही है, तो आपको पता है अभी जो मैंने जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में एग्जांपल दिया था, वही एग्जांपल यहाँ पे भी हम लोग देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है ट्यूनिंग फोर्क, अगर इसको हिट करते हैं तो ये क्या होता है कि ये वाइब्रेशन करता है और टू एंड फ्रो मोशन करता है इस डायरेक्शन में। तो इससे जो यहाँ पे वेव्स फॉर्म होती हैं वो कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं, और वो इस डायरेक्शन में उसका प्रोपोगेशन होता चलता है, ठीक है, इस डायरेक्शन में प्रोपोगेशन चलता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? तो दैट्स वाई द साउंड इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव, क्योंकि यहाँ, हाँ, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, होती तो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, पर जनरली हम लोग इसको पढ़ते हैं ट्रांसवर्स तरीके से। क्यों? अब ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि ट्रांसवर्स किस तरह की होती हैं, ठीक है, जो कि इस टाइप की जो वेव्स हैं उनको हम लोग ट्रांसवर्सल वेव बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ से अगर मैं एक लाइन खींचता हूँ तो ये एक ट्रांसवर्सल की तरह आपको ये सारी लाइंस दिखेंगी। इज दैट क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? ठीक, तो ये है आपका आंसर। सो दैट्स व्हाई कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए अब आते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, ओके। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखिएगा, अब ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड हेल्प यू टू आइडेंटिफाई योर फ्रेंड बाय हिज वॉइस वाइल सिटिंग विद अदर्स इन अ डार्क। अब देखो यहाँ पे किस तरह से आपको पता चल सकता है, ये एग्जाम्पल किससे मैच कर रहे हो। मैंने बुक में एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह मार्क कराया था आप लोगों को, एक ऑर्केस्ट्रा वाली बात हुई थी, ऑर्केस्ट्रा वाली बात हुई थी। इतने सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं पर हम लोगों को एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की ही आवाज़ सुनाई देती है, ऐसा क्यों होता है? तो सेम वही सिचुएशन यहाँ पे ये है कि बस यहाँ पे ये कि ये ऑर्केस्ट्रा यहाँ पे नहीं है, बाकी इन्होंने आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपके बहुत सारे फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे आप अपने, अगर कोई बहुत 4-5 लोग बैठे हुए हैं या बहुत ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे आप अपने दोस्त को किस तरह से पहचानेंगे? ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जो इसका आंसर था पिच से। ठीक है, पिच से हमको पता चल जाएगा कि पिच से हम उसकी वॉइस को यहाँ पे पता कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है कि पिच से होता है? क्योंकि देखिए पिच हर इंसान की, या जो जो भी जितनी भी वॉइसेस होती है, पिच हर वॉइस की डिफरेंट होती है। ठीक है, तो पिच से आप अपने दोस्त को आइडेंटिफाई यहाँ पे कर सकते हैं। राइट, क्लियर है ये चीज़? तो पिच इज़ द राइट आंसर, सिर्फ इतना सा ही इसका आंसर है और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि फ्लैश एंड थंडर आर प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली, बट थंडर इज हर्ड आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स ऑफ फ्लैश इज सीन, वाई?
इसका मतलब ये है कि जैसे आप यहाँ पे खड़े हैं, कई बार ऐसा होता है कि बिजली कड़कती है, ठीक है, ये बिजली कुछ ऐसे कभी कड़कती है, बिजली कड़कती है। तो इनका ये कहना है कि ऐसा क्यों होता है कि जब बिजली कड़कती है तो ये हमें दिखती पहले है और सुनाई बाद में देती है, ठीक है। ये इतना गैप किस लिए आता है कि ये हमें दिखती पहले है और सुनाई बाद में देती है? सारा खेल स्पीड का है। किसका है? सारा खेल किसका है बच्चे? स्पीड का है। क्यों? क्यों सर स्पीड का कैसे है? इस वजह से है बेटा कि यहाँ पे देखो दिखती पहले है, यानी कि बात यहाँ किसकी आ रही है? लाइट की आ रही है, ठीक है। लाइट की स्पीड बेटा कितनी होती है इन एयर? कितनी होती है लाइट की स्पीड? ये होती है लगभग ये होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और साउंड की कितनी होती है? अगर मैं हेयर्ड यानी कि ये साउंड की बात कर रहा है, और साउंड की स्पीड कितनी होती है? साउंड की स्पीड होती है लगभग 332 से लेके 346 मीटर पर सेकेंड तक, ठीक है। तो अब देखो कहाँ ये 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड और कहाँ ये 332 टू 346 मीटर्स, राइट। तो यहाँ पे इस वजह से इतना गैप आ जाता है, और ये जो स्पीड का गैप है, इस स्पीड का गैप यहाँ पे मेंटेन रहता है, ठीक है। इस स्पीड का जो गैप है, ये इफेक्ट आपको कहाँ पे दिखता है बेटा? ये इफेक्ट आपको दिखता है इस केस में, जब यहाँ पे जब भी कोई भी थंडर है या बिजली कड़क रही होती है तो क्या होता है कि हमें इसलिए बिजली दिखती पहले है और सुनाई बाद में देती है, क्योंकि वहाँ पे जो स्पीड का प्रॉब्लम है वो आ जाता है, क्योंकि दोनों की स्पीड अलग है और इस वजह से ऐसा इफेक्ट हम लोगों को पता चलता है, ठीक है। सो गाइज आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को बेटा समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब आगे हम लोग इसके जो भी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि हम लोग ने देखिए अपने सारे इंटेक्स क्वेश्चन खत्म कर लिए हैं और एक्सरसाइज के कुछ स्टार्टिंग के क्वेश्चंस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तो अब अपने नेक्स्ट सेशन में इस चैप्टर के पूरे क्वेश्चंस को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ताकि ये चैप्टर भी हम लोगों का प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।